गुड मॉर्निंग। आप सभी को उठ गए होंगे और आज आइए आधुनिक भारत में। आज हमारा दूसरा वीडियो है। कल की तरह आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना कि आज टारगेट 15 लोग आ जाओ लाइव। ठीक, चलो आगे आते हैं हम लोग और बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। समय नहीं खर्च करना है। मैं बार बार एक ही वर्ड बोलता हूँ, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा प्रश्न हल करने हैं। बकवास बिल्कुल नहीं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? अंतिम गवर्नर का मतलब तुम लिख सकते हो कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। कौन था? अंतिम सूबेदार था। तो बेटा फर्रुखसियत के समय में अंतिम जो सूबेदार बनाया, सब गवर्नर बना, वो बना मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान 1717 में मेरे प्यारे भाई बन गया बंगाल का नवाब। 1717 में, और 1727 तक यह बंगाल के नवाब के पद पे रहा। 1727 तक यह बंगाल के नवाब के पद पे रहा। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। डिक्टो प्रश्न है, वही प्रश्न घुमा के आया है। मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान था। ठीक। तीसरा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्रारंभ की जब बात करेगा तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था। 23 जुलाई 1757। किसके बीच युद्ध था? ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और सिराजुद्दौला की इस युद्ध के बाद हत्या कर दी गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो युद्ध में ऑप्शन क्या होगा? प्लासी का युद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। पहली सैन्य सफलता किसे मानी जाएगी? यहाँ पे बक्सर की गलती मत करना, अभी बक्सर को बताएंगे क्या मानी जाएगी। प्लासी का युद्ध मानी जाएगी। अब यहाँ पे प्लासी 1757, दिमाग में रिपीट करते चलो। बक्सर 1764, हल्दी घाटी बताओ जी क्या हो जाएगा? 1576। पानीपत में 3 युद्ध है, तीनों का क्रम तुम्हें ठीक दिमाग में रिपीट सबको रखो कि किसके बीच कौन सा चल रहा है। यहाँ पे है, एक भी रोक के देखते चलो, आगे बढ़ते चलो। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, यानी बहुत बार 1757 में 2 बार आया प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको उठा दिया फिर से एक बार। कब हुआ था? 1757 में। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था युद्ध में। प्लासी में अभी आपको बताया था, प्लासी में हारा था। किसमें हारा था? प्लासी में हारा था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग, एडम हस्ट, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था बेटा? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनेगा। ठीक। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? प्लासी का मैदान कहाँ है? तो प्लासी का मैदान बिहार में, आंध्र में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो मेरे प्यारे भाई प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? आधुनिक भारत जब तुम पढ़ रहे हो तो आधुनिक भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला नवाब मीर जाफर, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया बंगाल का दूसरा नवाब मीर कासिम।
मीर कासिम 1760 में नवाब बना और 1763 में उसे नवाब के पद से हटा दिया गया। लेकिन जब कासिम नवाब बना तो कासिम ने सबसे पहले अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप राजनीति में कर दिया था, तो इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ये प्रश्न तुम्हें अच्छे से पता भी होगा और आप पढ़े भी होंगे। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, चले ना। अब यहाँ पे अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर और मीर जाफर के बाद मीर कासिम नवाब बना था। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन तुमको मिलेगी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन होगा? तो बेटा बक्सर होगा। कब हुआ था? 1764 में। पूरा अगर तुम आधुनिक भारत मेरे भाई पढ़े हो तो बक्सर का युद्ध तुम जरूर पढ़े होगे। बक्सर के युद्ध की कहानी तो यहाँ पे मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन लगभग चीजें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और 1763 में कासिम को नवाब के पद से हटा दिया गया और फिर कासिम को नवाब के पद से हटा के जाफर को नवाब बना दिया गया। तो बक्सर के युद्ध में नवाब कौन था? जाफर। कासिम जो है बंगाल से, शुजाउद्दौला अवध से, कासिम बंगाल से और आलमगीर मुगल से। ये तीन लोग एक तरफ थे और इधर से युद्ध कौन लड़ने आया था? हेक्टर मुनरो। ये तीन लोग बंगाल, अवध और मुगल एक तरफ लड़ रहा था और सामने युद्ध लड़ने कौन आया? हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। हेक्टर मुनरो जीत गया और जब हेक्टर मुनरो जीत गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन और सुन लेना कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ठीक, ये ध्यान रख लेना। अब जब बक्सर हेक्टर मुनरो जीत गया, ये तीन हार गए। कब? 1764 में। उसके बाद 1765 में बेटा इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त। 12 अगस्त को रॉबर्ट क्लाइव मुगल के मध्य, 16 अगस्त को रॉबर्ट क्लाइव अवध के मध्य, जिससे अवध से उनकी जागीर का कड़ा ले लिया गया। इलाहाबाद और कड़ा को ले लिया गया और उसे किसको दे दिया गया? मुगल को सौंप दिया गया। आगे इस पे बात चलती रहेगी। तो ये आपका बक्सर का युद्ध है, बक्सर के युद्ध। ठीक है। और अगला 1765 में फिर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में लगाएगा द्वैध शासन। ठीक, क्लास में ऑफलाइन में पढ़ा भी चुका हूँ, नोट्स में पूरे की अपडेट भी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आ जाओ। अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में डिक्टो प्रश्न है, सर्वाधिक निर्णायक कौन था? बक्सर। 1764। यहीं से कब्जे में कौन आ गया? यहीं से कब्जे में मेरे भाई बंगाल आ गया, यहीं से कब्जे में मुगल आ गया, यहीं से कब्जे में अवध आ गया। ये तीनों पे कब्जा इनडायरेक्टली किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। प्लासी इसके पहले है, आप पढ़े हैं, 1757 है। आंग्ल मैसूर युद्ध दिया हुआ है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो जाएगा? 1767 से हो जाएगा 1769 तक आंग्ल मैसूर हो जाएगा। और आंग्ल सिख आपका कब से हो जाएगा? तो प्रथम आंग्ल सिख हो जाएगा 1845 से 1846 आपका प्रथम आंग्ल सिख हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे बक्सर, इसको रिपीट करते चलो आलो, ये मिलान करने को आएगा, इसके बार बार कर रहा हूँ, रिपीट करते चलो। अगला प्रश्न कौन सा है? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड था। ये कब तक गद्दी पे बैठा रहा? 1806 तक। कब तक गद्दी पे बैठा रहा? 1806 पे। और जब यही गद्दी पे बैठा था तो 1803 में दिल्ली पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। ठीक,
आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी वह कौन था? ठीक, जिसने दीवानी प्राप्त की थी वह कौन था? बक्सर के युद्ध में बेटा हारने के बाद शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को कौन सी संधि की? इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दिया? उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया। किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किन से प्राप्त हुई? बंगाल के नवाबों से? नहीं। इंग्लैंड के शासक, अफगान के राजा, मुगल शाह आलम द्वितीय से। मुगल में शाह आलम द्वितीय से प्राप्त हुई। किससे? शाह आलम द्वितीय से। शाह आलम द्वितीय का टाइमिंग जरूर दिमाग में रख लेना। अगला प्रश्न है शाह आलम द्वितीय। क्या प्रश्न है? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कमेंट करके बताओ तब तक। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि 12 अगस्त और 16 अगस्त को क्या हुआ था? संधि। 16 अगस्त की संधि अवध के साथ हुई थी और 12 अगस्त की संधि मुगल के साथ हुई थी। तो जिस दिन संधि हुई थी उस दिन दीवानी प्राप्त हुई थी 1765 इलाहाबाद की संधि। आपका ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? अब उड़ीसा की जनजाति, उड़ीसा का प्रदान बंगाल में प्रदान करने के बाद ये सबसे पहले बेटा संघर्ष में आए खासी जनजाति की, मेघालय की खासी जनजाति की। मेघालय की खासी जनजाति का जो मुख्य भोजन था वो था चावल और मछली। चावल और मछली जो प्राप्त करते थे ये अंग्रेजों से, बंगाल से प्राप्त करते थे, जिसके बदले ये देते थे रेशम और पत्थर के कुछ अंश, सफेद पत्थर के अंश। तो यहाँ पे किससे संपर्क में आए थे? खासी जनजाति से संपर्क में आए थे। अगला प्रश्न है अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में कथनों को सही है। राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। हिंदू नवाब वजीर तो राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के मंत्री थे, लाइन सही है। अवध के नवाबों के राज्य में, ये अवध के नवाब है असफुद्दौला। ठीक, अवध पढ़े हो ना यार, पढ़े हो लखनऊ। ठीक, अब जैसे एक प्रश्न आएगा कि किस अवध के नवाब ने लखनऊ में कुछ बिल्डिंगों का, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्न आता है। और अंतिम नवाब कौन था? पहला नवाब कौन था? 1857 में महकपरी के नाम से किसने अवध का विद्रोह किया? सब तुम्हें हल्का सा रिविजन कर लेना सब, ठीक है। अवध के नवाबों में के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अवध सल्तनत में हिंदू नवाब संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे बेटा दोनों कथन सही है, 1 और 2। हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त हुआ करते थे अवध के नवाबों के समय में, और ये कथन भी है कि टिकैत उनके आए तो मंत्री थे। तो 1 और 2 हम सी वाले प्रश्न को क्या करेंगे? सही कर देंगे। सी वाले प्रश्न को क्या करेंगे? सही कर देंगे। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? वांडीवास। अब आगे दिया है वांडीवास, तो वांडीवास का जो मेरे प्यारे भाई युद्ध है वांडीवास का, यह है 1760 में। वांडीवास का 1760 में है। बक्सर है 1764 में। बक्सर है 1764 में। अंबर युद्ध करके मान लो तुम्हें भी नहीं पता तो ठीक है, छोड़ दो, अभी रुक जाओ। प्लासी कब है? प्लासी, ध्यान से, तुम्हें नहीं पता ना अंबर युद्ध, सॉल्व करने का तरीका ही समझाने आया हो। प्लासी याद है? प्लासी बताओ। प्लासी 1757 लगा दो। अब देखो 1764 बक्सर, 1760
1757। तो इन तीनों का क्रम तो लगभग दिमाग में सेट कर लो। अब वह जो अंबर होगा कहीं ना कहीं होगा। अब यहां पे देखो वंशीवास 60 में लगा है, ये 60 में लगा, पहला लग गया। और बक्सर 64 में लगा है, इसके बाद बक्सर, फिर लास्ट में प्लासी। तो अगर लास्ट में प्लासी लग गया तो पहले तो ये ऑप्शन गलत कर दो, ये ऑप्शन गलत कर दो। अब देखो जब तुम दो ऑप्शन गलत कर लिए तो दो ऑप्शन सही बचा, बक्सर। अब ये क्लियर हो गया, 1764 में सबसे अंतिम युद्ध हुआ है और सारे युद्ध इसके पहले हुए हैं। जब सबसे अंतिम में ये युद्ध हुआ है तो अब देखो 1764 में सबसे पहला युद्ध हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया है अंबर युद्ध, यहाँ पे क्या दिया है, अंबर युद्ध। यहाँ पे दिया है वांडीवास, वांडीवास मतलब 1760 हमको पता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है वांडीवास 1760। दो ऑप्शन तुम गलत कर चुके हो। इसका डाटा तुमको नहीं पता। प्लासी तुम्हें पता है 1757, प्लासी तुम्हें पता है। अब यहाँ भी प्लासी तुम्हें पता है 1757। तो क्या 1760 के बाद 1757 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो डी वाला तुम्हारा यहां भी गलत हो गया। बचा कौन, सॉरी सी वाला गलत हो गया, बचा कौन, बी। अब अंबल, तब प्लासी, तब वांडीवास, तब बक्सर। अब लेकिन अंबल हुआ कहां था बेटा? अंबल युद्ध हुआ है 1749 में। 1749 में हैदराबाद में यह युद्ध है। चंदा साहब और फ्रांसीसियों के मध्य, हैदराबाद के नवाब चंदा साहब थे और फ्रांसीसियों के ये मध्य युद्ध हुआ था। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। बेटा जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज वर्सेज फ्रांस के बीच हुआ था और अंग्रेज की तरफ से आया था इसमें लड़ने आयरकूट, आयरकूट अंग्रेज की तरफ से लड़ने आया था आयरकूट। और फ्रांसीसियों के तरफ से कैप्टन काउंट लाली लड़ रहा था। ये पराजित हुआ था काउंट लाली, जिसके बाद इसको हटा दिया करके डुप्ले को लाया गया था। काउंट लाली को हटा के डुप्ले को लाएंगे, ठीक है। ये पराजित हुआ था। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अब देखो वांडीवास के युद्ध 1760 में किसने किसको हराया था? ब्रिटेन, अंग्रेजों ने फ्रांस को हराया था। तो फ्रेंच ने ब्रिटिश को, ब्रिटिश ने डच को, ब्रिटिश ने फ्रेंच को, ब्रिटिश ने डच को, ब्रिटिश ने फ्रेंच को। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते रहो जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर राव, गलत। बक्सर का युद्ध हो जाएगा मीर कासिम और हेक्टर मुनरो, और भी लोग हैं। लेकिन वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी सही है मान लो। भी तो चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। तो बेटा चिलियावाला का युद्ध हुआ था 1849 में। अंग्रेजी सेना वर्सेज सिख, अंग्रेजी सेना वर्सेज सिख 1849 में, ये भी गलत है। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध हुआ है मराठों में, निजाम और मराठों में हुआ है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ये वाला, ये वाला आपका सही ऑप्शन है बी। आप इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? सीधा सीधा टिक करो बिना किसी बात के, मराठा ने। किसने किया था? मराठा ने किया था। अब यहीं पे कमेंट करके रोक के पढ़ लो आंग्ल मराठा युद्ध और उनकी संधियां। आगे बढ़ो। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, राजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली नहीं, काबुल नहीं, मकराना नहीं, श्रीनगर। रणजीत सिंह के राज्य में क्या शामिल था? श्रीनगर कश्मीर का शामिल था। अगला है रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? अब ये तुमको कम समझ में आएगा। अहलूवालिया, ये पंजाबियों में एक मिसल होती जातियों का है। कन्हैया या
डलेवालिया या सुकरचरिया। तो अब बाबू रणजीत सिंह का जन्म जो हुआ है वो सुकरचरिया मिसल में हुआ। किस में हुआ है? सॉरी, सुकरचकिया मिसल में हुआ है। सुकरचकिया के मुखिया के घर में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे तुम क्या लगाओगे? सुकरचकिया मिसल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न जो अब हमारा है भैया, राजा रणजीत सिंह किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना किए थे? भैया इनकी राजधानी थी लाहौर। कहाँ थी? और ये बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे और इन्होंने लाहौर में एक अदालत बनाई थी सभी के न्याय के लिए, अदालत ए आला। किसने? रणजीत सिंह ने बनाई थी। तो आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे, लाहौर। किसको टिक करेंगे? लाहौर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की एक आंख के अंधे हो गए थे। कौन? राजा रणजीत सिंह। तो यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का लाइन थी कि मैं पूरी जनता को एक निगाह से देखूं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिख राज्य का अंतिम राजा, सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह थे बेटा। कौन था? दलीप सिंह थे। और दलीप सिंह वही थे जो बाद में इनको कहाँ भेज दिया गया? लंदन भेज दिया गया, यूरोप भेज दिया जाएगा। वहां पर पढ़ाई करेंगे, पेंशन भोगी बना के भेजा जाएगा, वहीं पे उनकी डेथ हो जाएगी दिलीप सिंह की। ये कुछ समय बाद सिख से कौन सा धर्म स्वीकार कर लेंगे? ईसाई। आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ये सही है, पहली लाइन सही है। आगे देखो, नासिक, अरे यार, मरे पेरिस में तो अंत्येष्टि नासिक में होगी, पेरिस में अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, छोड़ के कौन सा अपनाया था? ईसाई धर्म अपनाया था। वो कभी रूस नहीं गए, वो रूस की यात्रा पर भी गए थे। ये तीनों गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। उनकी निधन होगा पेरिस में। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? आंग्ल मैसूर। प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर। प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर अली विजयी हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली घायल हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, उसका बेटा आया युद्ध में, फिर समाप्त हुआ संधि के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर में कौन आ गया? इसका बेटा टीपू सुल्तान जीत गया और चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो प्रथम आंग्ल युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। कौन विजयी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? हैदर अली जो है विजयी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से की थी। किसने की थी? हैदर अली ने। ये सबसे पहले डिंडीगुल का सूबेदार बना और बाद में वहीं से फ्रांसीसियों की मदद से मैसूर का राजा बनेगा। इसने यहीं पे स्थापित की थी क्या? आधुनिक शस्त्रागार फ्रांसीसियों की मदद से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई? श्रीरंगपट्टनम को, मैसूर को, बंगलौर को, कोयम्बटूर को। तो बेटा इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? विदेशों से संबंध साधने का काम और दूतावास के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण राजा था टीपू सुल्तान। कौन था बेटा? टीपू सुल्तान था। एक के बाद देखो 11 में रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये फिर काम आ सकता है कभी ना कभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई? बेटा ये तीसरा युद्ध है, आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध। तीसरे युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। बेटा टाइमिंग हो जाएगा 1767 से 1769। क्या है? हैदर अली पराजित हुआ। ये गलत है बेटा, इसमें हैदर अली जीता था।
हैदर अली जीता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली नहीं, इसमें हैदर अली पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुआ था? 80 से 84, 1780 से 1784 हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू ने जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तो क्या इसमें तीसरा हो जाएगा? टीपू युद्ध जीता, अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। नहीं बेटा, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी और ये 90 से 92 का युद्ध है, जिसके बाद क्या होगा? 1790 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर, हाँ ये सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ बेटा, जिसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध में इसकी हत्या हो गई। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आगे बढ़े हम लोग, डेटों को देखते रहना, मिलान करने का प्रश्न पक्का आएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। अब यार, इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि। चलो देखते हैं, कोई एक पक्की है तुम्हारी डेट, एक डेट बताओ पक्की हो तो। इलाहाबाद लो, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1765। क्या इससे उत्तर निकल रहा है? अरे एक बार देख लो यार, ए है, ए में ये 4 है, ये 4 है, इसको काट दो, इन्हीं दोनों में से कोई एक उत्तर बनेगा। अब सर नहीं पता, अब क्या करोगे? एक को नहीं पता। और देखो, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि, फिर क्या है? मद्रास की संधि। क्या तुम्हें एक भी पता है या नहीं पता? ध्यान से तुम देख के बताओ। अगर पता है कमेंट करोगे, नहीं करोगे। अब इसमें पूरा का पूरा ऑप्शन क्या हुआ है? फंस गया है। मद्रास की जो संधि है, ये कहाँ का क्वेश्चन? यूपीपीसीएस 2019 प्री का क्वेश्चन है। पूरा आंसर लगभग फंसा है, लेकिन मद्रास की जो संधि है बेटा, वो 1 पे है, 1 पे है। और इस ऑप्शन से एक जो है, डी का जो है, 2 ऑप्शन तुम्हें जानकारी है। डी में एक यहाँ है और एक यहाँ था, लेकिन एक तुम आगे से पहले गलत काट चुके हो, इसलिए ऑप्शन तुम्हारा कौन बचेगा? ए वाला बनेगा। तो ए में क्या हो गया? 4, इलाहाबाद की संधि 1765, बी में 2, मंगलौर की संधि 1784, सी में 3, सालबाई की संधि 1769 और डी में 1। ये आपका इसका सही उत्तर लग जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बात खत्म, इसको काटो तुम, गलत। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए हाँ ये सही है। तो केवल 3 का है, किसी में ठीक मार दो सीधा। कोई पढ़ने बहुत ज्यादा तुमको नींद नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, 4 का है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मामला फंस गया। गवर्नर थे, जनरल नहीं लगाना है, यहाँ पे जनरल नहीं लगाना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जनरल नहीं थे। जनरल कौन था? ठीक है, अब देखो, वारन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल ऐड हो गया, वारन हेस्टिंग नाम आ जाएगा। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम, बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक बने। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनेगा, कौन बनेगा? वारन हेस्टिंग। लेकिन सिर्फ गवर्नर कौन बनेगा? रॉबर्ट क्लाइव बनेगा। तो 2 वाला सही है, ऑप्शन 2, केवल 2 किसी में हो तो बी में तुम आगे मार के बढ़ जाओ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर, पेपर पक्का बिहार का होगा या छत्तीसगढ़ का। अगर 5 ऑप्शन आ रहा है तो तुम खुद सोच लो कि बिहार का। मेयो, लिटन, कैनिक, डफरिन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस प्रश्न में तुमने देखा था विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। क्लियर? आगे बढ़ो। और अगला प्रश्न है, उपर्युक्त घटनाओं में घटित होने कालांकन व्यवस्थित कालांकन क्या है? शायद ये प्रश्न मिसप्रिंट है या आगे होगा। नहीं सर, ये प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है, यूपी आरओ एग्जाम का है। ठीक है, इसमें का कूट नहीं दिया गया, पीछे का पार्ट है, जिसके लिए हटा देते हैं इस प्रश्न को, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक
कौन था? स्लीमैन, मिंटो, मेयो या लॉर्ड क्लाइव? तो आपको उत्तर देना है लॉर्ड क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब बनारस के जो राजा थे वो चेत सिंह थे। इन्हीं के नाम पे चेतगंज नामक एक बहुत बड़ा वहां पे चौराहा भी है, ठीक। तो राजा चेत सिंह थे जिन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ बनारस का विद्रोह किया था। अगला प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग क्या था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कलकत्ता में एशियाटिक, काम इसका क्या था? एशियाटिक सोसाइटी की, एशियाटिक सोसाइटी सभी भारतीय पुस्तकों का अपनी भाषा में अनुवाद कर रही थी। उसका किसके समय आई थी, किसके समय स्थापित हुई थी? हेस्टिंग के समय। अगला प्रश्न, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा, ये थोड़ा सा तुम क्वेश्चन नहीं सुनने में आया होगा तुम्हारे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है हेस्टिंग से, डलहौजी से, लॉरेंस से या लॉर्ड, तो वारेन हेस्टिंग से। किससे? तुम्हें लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे नहीं लगाना है, क्या लगाना है? वारेन हेस्टिंग लगा के आगे बढ़ जाना है। रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? हेनरी लॉरेंस से, डलहौजी से, लॉर्ड क्लाइव से, वारेन हेस्टिंग से। सही जवाब आपका होगा वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली को लगाया किसने? पहले तो ये बताओ, रॉबर्ट क्लाइव ने। और समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। कब किया? 1772 में बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ठीक, आगे बढ़ चले। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लगाया किसने? अभी 2 मिनट पहले बताया, रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लगाया? 1765 में। कब समाप्त हुआ? 1772 में। इसे ही कहा जाता है 7 वर्षों की भारत की लूट कहा जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पर ब्रिटिश संसद में, भारत में इकलौता कौन सा गवर्नर जनरल है जिसपे महाभियोग लगा था? वारेन हेस्टिंग। बाद में ये बरी हो गए थे अपने केस में, कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इनको 85 में बुला के वारेन हेस्टिंग पे क्या लगाया गया था? महाभियोग चलाया गया था। इकलौते गवर्नर जनरल या राष्ट्रपति, जो पद गवर्नर जनरल का उसी पद पे आज भारत का राष्ट्रपति बैठता है। तो वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे। बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? बेटा बात हो गई 1806 में वेल्लौर में सैनिक विद्रोह हुआ था। तो वहां पे तुमसे पूछ रहा है गवर्नर जनरल कौन था? बाबू साहब गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बारलो। कौन थे? सर जॉर्ज बारलो गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ेंगे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? न्यायिक संगठन की स्थापना मेयो एटली कर्जन कार्निवालिस। तो आपको टिक करना है लॉर्ड कार्निवालिस। किसने किया था? लॉर्ड कार्निवालिस ने किया था। अगला प्रश्न है बेटा, लॉर्ड कार्निवालिस की कब्र कहां पर स्थित है? बच्चे को पता प्रश्न है ये सर। गाजीपुर में। कहां स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। अगला, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा, लेकिन वो पूछ किसको रहा है? मराठा को पूछ रहा है। तो मराठा में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की स्वीकार की थी। और सबसे पहला राज्य पूछेगा तो हैदराबाद, वेलेजली की सहायक संधि। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके साथ हुआ? बसीन की संधि पे हस्ताक्षर किसके साथ हुआ? अंग्रेज व बाजीराव के साथ, अंग्रेज बाजीराव द्वितीय के साथ, फ्रांसीसी बाजीराव या डच बाजीराव के साथ। तो बेटा ये हुआ था अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के साथ बसीन की संधि पे हस्ताक्षर हुआ था। कब? 1802 में। अगला प्रश्न, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? आपको बताना है
सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अवध का नवाब, दूसरा है हैदराबाद का निजाम। तो यहाँ पे आप बताएंगे अवध का नवाब। कौन था? अवध का नवाब पहला शासक था जिसने स्वीकार किया था। अगला हो जाएगा सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि योजना ही लॉर्ड वेलेजली की थी। किसकी योजना थी बेटा? लॉर्ड वेलेजली की। अगला प्रश्न विचार कीजिए लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की उनके द्वारा संधियों का सही क्रम क्या है? हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो सबसे पहले राज्य की बात आएगी तो बेटा हैदराबाद होगा। हैदराबाद पहले इसमें नहीं है, पहले इसमें नहीं है। 2 को तुरंत गलत काट दो बिना किसी विलंब किए। अब बचा 1, 2 और 1, 3। अब आपको डिसाइड करना है कि दूसरा मैसूर होगा, तीसरा अवध होगा और चौथा सिंधिया। तो आपका ये सही क्रम जिस क्रम में दिया है वही क्रम आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। और इसको 2 से 3 बार डीपली वर्ष के साथ, राजा के साथ नोटबुक उठा के जरूर पढ़ लेना। एक ये और दूसरा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति किसने पहले की, किसने अंत में की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध 1764। सहायक संधि 1863। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833। सुमेलित नहीं है। तो बेटा सुमेलित कौन सा नहीं होगा आपको यहाँ पे ये बताना है। ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833। सहायक संधि तो यहाँ पे क्या नहीं स्वीकार? सहायक संधि की टाइमिंग गलत है। 1799 से 1800 में सहायक संधि शुरू हो चुकी थी। तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा। हमारा अगला पॉइंट है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ वह है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग। तो मेरे प्यारे भाई लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में आंग्ल नेपाल का युद्ध हुआ था। वारेन